नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की, जो कि खत्म हो चुका है। 37 घंटे 49 मिनट चला है उत्तराखंड का बजट सत्र। सदन में सबसे लंबी कार्यवाही का रिकॉर्ड बना है। सदन में बजट सत्र के दौरान 10 विधेयक पास हुए। बजट में कटौती के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ विधानसभा सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 37 घंटे 49 मिनट तक चला है, जो अब तक का सबसे लंबा सत्र साबित हुआ है। 5वें दिन सदन में 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित किया गया, जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए 9 मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही सुबह से शुरू हुई थी। असरकारी दिवस होने के कारण प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया गया था और कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष ने शिक्षा, वन और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। लंच से पहले नियम 58 के अंतर्गत कई विषयों पर भी चर्चा हुई थी। फर्स्ट सेशन था, पहला सेशन साल का था। इसमें गवर्नर साहब का आपने अभी भाषण सुना, उसके बाद विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उसमें आया। फिर आपने बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई। फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हूँ, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हूँ, तो काफी अच्छी चर्चा हुई। और आज आपने देखा 54 में फॉरेस्ट के इशू को लेकर भी हमारी जो माननीय सदस्य हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने उठाया इस बात को और अच्छी चर्चा आज सदन में हुई। तो बहुत अच्छे से 5 दिन का हमारा जो सदन है ये पूरा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, उत्तराखंड कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। वन संरक्षण के पैसे से आईफोन खरीदे गए, इस बात का खुलासा हुआ है कैग की रिपोर्ट में। फॉरेस्ट फंड से लैपटॉप और फ्रिज भी खरीदा गया है। वन प्रबंधन का पूरा पैसा दफ्तर के सजावटी साजो सामान में खर्च हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। इस दौरान जो कैग रिपोर्ट सदन में पेश की गई, पटल पर रखी गई, 2022 के रिकॉर्ड की जांच करने वाली इस रिपोर्ट में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां कैंपा के जो फंड है वनीकरण से संबंधित कार्यों पर खर्च करने की बजाय अन्य मदों पर खर्च किया गया है। उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के दौरान कैग की ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में व्यापक वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। जो फंड वन संरक्षण और वनीकरण के लिए निर्धारित था, उसका इस्तेमाल गैर जरूरी खर्चों के लिए किया गया है, जिसमें आईफोन, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर की खरीद शामिल है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो वहीं उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के अफवाह उड़ाई जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अफवाह है कि गृह विभाग ने अफवाहों का खंडन भी कर दिया है। अफवाहों को सरकार ने गलत और भ्रामक बताया है। उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों के बारे में अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि ये गलत और भ्रामक है। गृह विभाग ने कहा यह संज्ञान में आया है
कि कुछ लोग यूसीसी के कुछ प्रावधानों के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक और गलत जानकारी फैला रहे हैं। जैसे कि बाहरी लोगों को उत्तराखंड में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करके राज्य का निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये गलत और भ्रामक तथ्य है, इस पर किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भू कानून संशोधन से उद्यमी खुश नजर आ रहे हैं। सख्त भू कानून विधेयक लाने पर धन्यवाद किया है। उद्यमियों ने सीएम धामी का आभार भी जताया है। डीएम कर्मेंद्र सिंह को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा है। राज्य सरकार ने संतुलित भू कानून बनाया। हरिद्वार के इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड चैम्बर्स ने हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में पारित नए भू कानून की सराहना करते हुए इसे स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड चैम्बर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार गर्ग और राष्ट्रीय महासचिव विकास गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये भू कानून स्थानीय उद्यमियों के हितों की रक्षा करेगा और नए उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाएगा। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उनके औद्योगिक नीतियों और नए भू कानून के लिए धन्यवाद भी दिया है। बैठे थे और किसी प्रकार का विवादित भाषण, कोई विवादित गाना ना बजाने पाए, इसके लिए डीजेस को साफ तौर पर, क्योंकि ये डीजेस की जिम्मेदारी है, वो ये नहीं कह सकते कि किसी और ने बजा दिया, तो या तो वो पेन ड्राइव से बजाय अपना ब्लूटूथ वाला सिस्टम ऑफ रखे या वो केबल के जरिए मोबाइल में अनजाने लोगों को फीड ना दें। तो ये सब निर्देश डीजे को जारी किए गए ताकि डीजे का नियंत्रण डीजे वाले का हो, ताकि हम जिम्मेदारी उसमें फिक्स कर सके और किसी प्रकार का ऐसे गाने जो प्रतिबंधित हों या जो भड़काऊ हों उनको ना बजाने के लिए हम लोग एकदम सख्त हिदायत दी। तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में संगम जल को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के बयान पर सीएम धामी का पलटवार सामने आया है। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाह है। महाकुंभ की सफलता को पचा नहीं पा रहा है विपक्ष। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में संगम जल वाले अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सीएम धामी ने कहा, बड़ी तादाद में लोगों ने पवित्र स्नान किया, पवित्र डुबकी लगाई। कुछ लोग जो आध्यात्मिकता धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि संगम में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। कुछ नेता महाकुंभ की सफलता को पचा नहीं पा रहे। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसीलिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से माँ गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से जा रहा है। देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहाँ उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। अगली खबर लक्सर से, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। शिव भक्त हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दूसरे इलाकों में शिवालयों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच न्यूज इंडिया सहयोगी संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर
शिव भक्तों से बातचीत भी की है। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सड़कों पर अब बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। शिव भक्त कांवड़िए लगातार अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। वजह है महाशिवरात्रि पर नजदीक आ गया है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गांव दरियापुर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। अच्छा, हर की पौड़ी से लेकर कहाँ जी हाँ, हर की पौड़ी से चल रहा है। हापुड़ जाएंगे? हाँ जी। कितना लंबा रास्ता है? यहाँ से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जा रहे हैं, भी थके भी नहीं है। तो ये देखिए, ये इसे कहते हैं सच्ची आस्था। मन में आस्था तो बंदराजे में रास्ता। आपका नाम क्या है? भानु। भानु, आप कहाँ जाएंगे? हापुड़। आप भी हापुड़ जाएंगे? हाँ जी। आप भी हापुड़ जाएंगे? हापुड़ जाएंगे। ये पहली बार कांवड़ ले जा रहे हैं? नहीं जी, यहाँ से हम कम से कम 30 बार कांवड़ ले गए हम। 30 बार जा चुके हैं। तो ये आपके मन में जो टूट आस्था है, कुछ भोले से मांगा आपने? नहीं जी, कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही। तो हर हर केवल इसी ये जो कांवड़ यात्रा 2 बार चलती है, उसमें दोनों बार जाते हैं? ये केवल शारदीय? नहीं, ये अब 24 उसमें तो एक बार लेकर गया हूँ, बाकी इसमें जो फागन में हर साल लेके जाते हैं। ये फागुन की जो शिव कांवड़ है उसे लेकर के जाते हैं। आप भी लगातार? मैं पहली बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? इतनी लंबी यात्रा है तो पैर दुख रहे होंगे? हल्का सा महसूस हल्का महसूस होता कोई है? वैसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई क्या मांगा इस बार? कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं है। बस देश की खुशहाली हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, ये इनके मन में है। और होठों पर बम बम भोले के नारे हैं, दिल में सच्ची आस्था है। यही सच्ची लगन, सच्ची आस्था इन्हें इनके गंतव्य तक सकुशल पहुंचाएगी। और ये नारे कहीं ना कहीं थकने नहीं देते हैं। ये सिलसिला अकेले लक्सर या फिर रुड़की की सड़कों पर नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सड़क पर अब ये भोले लगातार आपको नजर आएंगे महाशिवरात्रि के पर तक। क्योंकि जितनी शिवरात्रि का जल चढ़ेगा तब जा करके इनकी यात्रा पूरी होगी और इनकी जो मन में एक आस्था है उसका इन्हें लाभ मिलेगा। जसवीर सिंह, लक्सर। तो चलिए सीधे रुक करते हैं मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार कार्यक्रम का। और इस दौरान सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग की बात करूं, स्टार्टअप की बात करूं, इन सभी में, नवाचारों में आज हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब मैं किसी भी ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं, ये हमारे जो सरकारी स्टॉल लगे होते हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनों के लगे होते हैं, और मुझे आज यहां देखकर एक बात की और खुशी हो रही है कि जितनी ये संख्या आई है आज, उस संख्या में 75% हमारी बहनें आई हैं, मातृशक्ति आई है। और ये यहां भी है और पूरे उत्तराखंड में मैं जाता हूं तो मातृशक्ति का विशेष इसमें हमको प्राप्त होता है। और मैं सच बताऊं तो जब मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब मातृशक्ति को देखता हूं तो मैं सबसे पहले अपनी मां को याद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है किस प्रकार से, कितनी परेशानियों में, कितने कष्टों में हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति आगे बढ़ती है। अनेक चुनौतियां होती हैं उनके सामने, घर भी चलाना होता है, परिवार भी आगे बढ़ाना होता है, घर के जो हमारे गाय भैंस है उनको भी देखना होता है, बच्चों की चिंता भी करनी होती है। लेकिन जैसा अभी मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, लखपति दीदियां हमारी, मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के अंदर अपनी कौशल से, मेहनत से, परिश्रम से आज प्रदेश के अंदर हमारी 1 लाख बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और इतना ही नहीं, हमने जो हाउस ऑफ हिमालय, जिस ब्रांड का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया था, आज हमारी बहनों के स्टॉलों में एक से एक अच्छे उत्पाद आज आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं। चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो बुनाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई खिलौने हो, चाहे वो कोई हमारे खाद्य सामग्री हो, अनेक प्रकार के उत्पाद मैं देख रहा था। यहाँ जैम बनाए हैं, अचार बनाया है अलग से। इस प्रकार के जो उत्पाद हैं, आज उसकी मांग केवल देश के अंदर नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर लोग उस उत्पाद की मांग करने लगे हैं। और
मैंने अभी कल मुन्ना सिंह जी भाई साहब पीछे थे, वहां पर मेरे पीछे खड़े थे, और मैं रात में मैंने भी विधानसभा में पहली बार लगभग 2 घंटे के आसपास जिस दिन मैं बोल रहा था, तो मुझे जब आप सब दिखाई देती हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो सच में मुझे एक आशा की बड़ी किरण दिखाई देती है। साफ स्पष्ट मुझे दिखाई देता है कि हमारा लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है, और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग जिस प्रकार से आज मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, क्योंकि आपके जो उत्पाद हैं वो उत्पाद। तो वहीं देखिए, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन के खिलाफ देश भर के वकीलों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार देहात के अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में काम बंद करके सड़कों पर प्रदर्शन किया है। वकीलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं से भी बातचीत की है। सरकार द्वारा नया कानून लाए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल कर दी है। और ये अकेले उत्तराखंड की बात नहीं है या फिर हरिद्वार की बात नहीं, पूरे भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर यह हड़ताल शुरू की गई है। आज पेन डाउन यानी कि तमाम काम सविरत हो गए अधिवक्ता और हंगामा कर रहे हैं, अपनी बात के लिए ज्ञापन भेज रहे हैं। बात कर लेते हैं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनके जितने साथी हैं। अध्यक्ष जी बताइए, मूल थीम क्या है आज की इस पूरे विरोध की? इसमें सरकार के द्वारा अमेंडमेंट एडवोकेट बिल लाया जा रहा है, उसके विरोध में है। उसके प्रावधान कुछ ऐसे हैं, वकीलों की स्वतंत्रता और अधिवक्ता हितों के विपरीत है। जैसे कि अगर कोई मुक्किल केस हार जाता है, वो वकील के खिलाफ केस फाइल कर दो कि भाई मेरी फीस वापस करो। ऐसे तो अगर आज देखा रहा डॉक्टर कितनी मेहनत करता है, अगर आदमी मर जा तो वहां से भी फीस वापस होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है जज गलत जजमेंट पास कर देता है, वो आगे जा कट जाता है, वो भी घर जाए फिर तो। और भी कई एडवोकेट हैं। सत्येंद्र जी आप बताइए, क्योंकि आपने भी काफी देर तक यहाँ से नारेबाजी की है। जी जसवीर जी, ऐसा है, सरकार हमारी जवाबदेही तय करना चाह रही है, परिवर्तन करना चाह रही है। आज चाहे कोई भी सदनों, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें अधिवक्ता नेताओं की भरमार है, परंतु कोई भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के बारे में तो बात नहीं कर रहा। हमारा भविष्य है, हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं, चैम्बरों की व्यवस्था नहीं। आज देश के जो अधिवक्ता हैं, छोटी जगह पर जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। इस विषय में तो सरकार कोई चिंतन नहीं करती। ये जो नया कानून है, ये कहीं ना कहीं घातक आप लोगों के लिए, ये बहुत आप ज्यादा आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल विरोध जारी रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विरोध जारी रहेगा। कब तक जारी रखेंगे आप? जब तक हमारी बार काउंसिल उत्तराखंड और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे क्या काम बाधित किया आपने? इसमें आज पेन डाउन स्ट्राइक है, ना स्टाम्प बिक रहा है, ना टाइपिस्ट कर रहा है, बिल्कुल पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया। पूरे भारत में एडवोकेट्स आज हड़ताल पर चले गए हैं, तो सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब धार दी जा रही है और आने वाले समय में इसमें सरकार क्या निर्णय लेती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो स्थिति ठप है, यानी कि तहसील और कचहरियां ठप हो गई हैं। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी के घर नोटिस लगा है। जी हां, पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ ये नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने नोटिस चस्पा करते हुए चेतावनी भी दी है, अपराधी आत्मसमर्पण करे नहीं तो कुर्की की जाएगी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर कुर्की की बात कही जा रही है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चस्पा किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री में नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की वजह से आईटीबीपी के जवानों से भरा ट्रक बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गया। जी हां, आपको बताते चलें कि बर्फ में इतनी फिसलन थी कि ट्रक बर्फ से फिसलकर खंबे से जा टकराया और जवान दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। दूसरी तरफ चक्राता त्यूड़ी मार्ग से हटाई गई है बर्फ। 3 दिन बाद NH 707A खुला है।
कई दिनों से हाईवे पर लोग फंसे हुए थे, कई वाहन फंसे हुए थे। हाईवे पर मिट्टी और चूना डाला जा रहा है। एनएच पर फिसलन कम करने के प्रयास लगातार जारी हैं। चक्राता त्यूड़ी मार्ग से बर्फ हटाने का काम तीसरे दिन भी जारी है। आपको बताते चले कि बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707 भी बाधित हो गया है। लोखंडी और कनासर के बीच बर्फ की मोटी परत जमी होने की वजह से वाहन फंस रहे थे। 3 दिन से नेशनल हाईवे की टीम हाईवे से जेसीबी मशीनों के जरिए बर्फ हटाने की कोशिशें कर रही है। हाईवे से कड़ी मेहनत के बाद अब बर्फ को हटा दिया गया है। अब टीम की ओर से मार्ग पर मिट्टी और चूना डालने का काम किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि महिला के मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के मोती बाजार में अचानक से आग लगने की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकान में क्रॉकरी और खिलौने होने की वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान के बाहर तक लपटें दिखाई देने लगी। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने पहले अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर में क्रिकेट टूर्नामेंट कई जगहों की टीमों ने हिस्सा लिया है। युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने का संदेश इसके जरिए दिया जा रहा है। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। हरिद्वार के ज्वालापुर में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वालापुर, धीरवाली, कड़च और अन्य स्थानों पर टीमों ने हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और उन्हें नशे से दूर रखना रहा। मुख्य अतिथि विशाल गर्ग ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर आयोजक विनीत लांबा ने कहा कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है ताकि युवा फिट रहें और उन्हें एक सकारात्मक दिशा मिले। तो वहीं आयोजन समिति ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।